नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं विस्तार से खबरों का। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है। सपा सरकार में सिर्फ परिवार का विकास था। पहले यूपी में बिजली नहीं आती थी, कोरोना काल में विपक्ष घर में था तो बीजेपी के लोगों ने सबकी सेवा की है। पहले पूरे प्रदेश के अंदर अलग ही मंजर था। व्यापारियों पर बम फेंके जाते थे, छोटी छोटी बातों के लिए तनाव होता था, कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर दंगे नहीं होते, आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता। आज तो प्रदेश के अंदर कावड़ यात्रा निकल रही है, शानदार कावड़ यात्रा। आज कोई बम व्यापारियों पे नहीं फेंक सकता। आज तो भाइयों बहनों, कावड़ यात्रा में चलने वाले सभी शिव भक्त और हर बम बम का नारा लगा करके चलते हैं। और अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होती है, इनकी सैकड़ों करोड़ रुपए की जब्त हो रही संपत्ति और इन माफियाओं के ऊपर और इनके शरणदाताओं के ऊपर चल रहा सरकार का बुलडोजर नया हुआ है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, पहले कोई सोचता भी नहीं था। आज तो फर्रुखाबाद के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज एटा के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गया है, कासगंज के अंदर, हाथरस के अंदर, इटावा के अंदर, कानपुर के अंदर, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य का बेहतरीन स्थल है। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा का केंद्र होने के साथ ही भाइयों बहनों, यहाँ पे हमारे नवयुवकों को मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने का भी ये माध्यम बनेंगे। डॉक्टर, नए नए डॉक्टर यहाँ से आएंगे और इन डॉक्टरों के माध्यम से, इन चिकित्सकों के माध्यम से हर व्यक्ति को घर में ही स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा, अपने जनपद में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ही स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ हाईवे, रेलवे, गंगा जैसी नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए हो रहा कार्य। 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो मिलती होगी ना। 5 साल पहले फ्री में राशन मिलता था, ये सब राशन खा जाते थे लोग, बिजली का पैसा खा जाते थे, मेडिकल कॉलेज का पैसा खा जाते थे। और जब उनकी संवेदना गरीबों के प्रति नहीं थी, किसानों के प्रति नहीं थी, नौजवानों के प्रति नहीं थी, तो हम भी जब सरकार में आए तो हम लोगों ने पहले काम तो किसानों का कर्ज माफी का किया। फिर कार्य हम लोगों ने, ये फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, एटा है, अलीगढ़ है, कासगंज है, ये पूरा आगरा और अलीगढ़, कानपुर कमिश्नरी के इस पूरे क्षेत्र में हम लोग देखते थे आलू किसान परेशान होता था। उसके लिए कुछ फूड प्रोसेसिंग के सेंटर बनने चाहिए, आलू के प्रोसेसिंग के सेंटर बनने चाहिए। हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज भाइयों बहनों, कई सेंटर स्थापित हो गए। लेकिन जो लोग किसानों की का शोषण करते थे, नौजवानों के रोजगार को छीनते थे, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज भाइयों बहनों उन्हीं के ऊपर हमारी सरकार पूरी उन सबको, उन सभी को बेपर्दा करते हुए पूरी निर्ममता के साथ उनसे निपटने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें कार्य नहीं कर पाती थी, करती भी कैसे, करते भी कैसे? किसी गरीब को मकान नहीं दे पाते थे।
भाइयों बहनों 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान उपलब्ध करा चुकी है। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करा चुकी है। हर गांव और मजरा या तो विद्युतीकृत हो चुका है या उस पर कार्य चल रहा है। और अभी हमारी सरकार हर घर नल की योजना में प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उसके घर में प्राप्त हो, इसके लिए कार्य कर रही है। और फर्रुखाबाद के लिए तो यहां पर गन्ना किसान भी है। पिछले दिनों यहां कुछ नारा लग रहा था, लेकिन भाइयों बहनों मैंने कहा है आने दीजिए डबल इंजन की सरकार को। गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। हमारे लिए प्रदेश के किसी भी जनपद से भेदभाव का कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबके विकास का। और भाइयों बहनों सबका साथ और सबके विकास के इस नारे को सार्थक करते हुए पिछली सरकारें अपने परिवार के लिए चिंता करती थी। उनका केवल नजरिया सिपाही खानदान तक था, उससे बाहर उनको प्रदेश कहीं नजर नहीं आता था। वहीं फर्रुखाबाद के अलावा एटा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने कई बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहा इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनते हैं। आज यही तो मैं कहने के लिए आया हूं। मैं यही कहने के लिए आया हूं, सपा रही हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर अन्य वे दल जो दलदल में धंसे हुए हैं, इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, किसान के लिए संवेदना नहीं थी, एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? वाह जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपने सबने वैक्सीन ले ली है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने इन दोनों विधायकों को जिन्होंने वैक्सीन लेने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। इनकी सरकार है, डबल डोज राशन की महीने में फ्री में व्यवस्था। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए। हर गरीब को, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली झलकनी चाहिए। हर नौजवान को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। हर अन्नदाता किसान का सम्मान होना चाहिए। हर बेटी और हर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। और ये बिजली आती थी क्या? पिछली सरकारों ने तो इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन बना दिया था। डार्क जोन इसलिए जिससे अन्नदाता किसान तबाह हो सके। ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे किसान हार मान करके, थक करके घर बैठ जाए, इसलिए डार्क जोन घोषित कर दिया था। वहीं सिराथू विधानसभा के मोहब्बतपुर पैसा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने गरीबों के कल्याण के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। पक्के मकान के साथ शौचालय, फ्री बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिया। मोदी योगी की सरकार की तरफ से 1.5 साल से लगातार मुफ्त राशन दिया जा रहा है। बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 दिया जा रहा है।
बीजेपी के आने से पहले गुंडागर्दी थी, पर अब नहीं है। यूपी में बीजेपी की लहर है। पहले चरण के 58 सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों में कमल खिल रहा है। सिराथू को विकास के नए कीर्तिमान की ओर ले जाने का काम करेंगे। मेरा कार्यकाल 10 मार्च से शुरू हो जाएगा। 300 से अधिक सीटों पे कमल का फूल खिल रहा है। सिराथू विधानसभा क्षेत्र तो है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए विधानसभा क्षेत्र नहीं है। यह मेरा परिवार क्षेत्र है और यह मेरी जन्मभूमि का क्षेत्र है। मेरी कर्मभूमि बनाया है मेरे नेतृत्व ने। यह मेरा सौभाग्य है। मैं सिराथू के लोगों को आप सबके माध्यम से ये आश्वासन दे रहा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके लिए लोगों को लखनऊ आना पड़ता है, लेकिन सिराथू के लोगों को 10 मार्च के बाद लखनऊ आना नहीं पड़ेगा, बल्कि लखनऊ जो है सिराथू आएगा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस की सिकंदर राव विधानसभा में चुनावी सभा के दौरान विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो हुआ है भ्रष्टाचार। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता झूठ बोलता है। उनका सबसे बड़ा नेता तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। अपने अखबार में पढ़ा होगा कि गुजरात का एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि हाथरस में एक व्यक्ति को सांड ने मार दिया, वो तो हाथरस आए ही नहीं, मार कैसे दिया। वो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, लेकिन वो छोटे वाहन भी नहीं चला पा रहे। पहले चरण के चुनाव की हवा का आपको पता चल गया होगा। आपसे ज्यादा दूर नहीं है वो जिले जहां वोट पड़े हैं, लेकिन पहले चरण में ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। अलीगढ़ के जिले के लोग जानते होंगे बीजेपी का सफाया हो चुका है। झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि 5 साल में इन्होंने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। आप जानते होंगे कि कैसा कैसा झूठ बोला जा रहा है। उनके नेता जहां जा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं भ्रष्टाचार और महंगाई। हमारे किसान जानते होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी, परेशानी पैदा की, और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डबल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है। इनके नेता जहां जा रहे हैं वहां झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका छोटा नेता है, अगर उनका कोई छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोल रहा है। अगर थोड़ा बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। वहीं लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर राजेश्वर सिंह लगातार ताबड़तोड़ डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर में आपको बता दें कि सरोजनी नगर के हरौनी में राजेश्वर सिंह ने जनसंपर्क किया। 12 साल की नौकरी छोड़ जनसेवा में आए हो, ऐसा कहना है राजेश्वर सिंह का। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बड़ी इच्छा, बहुत संकल्प लेकर आया हूं। हर युवा माता बेटी के चेहरे पर खुशी देखनी है। मेरे घर में बेटियां बहनें IPS हैं। मेरी इच्छा है यहाँ की बेटियां भी IPS IAS बने। मैं लखनऊ में पैदा हुआ, यही पढ़ाई की, नौकरी की। मैंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मैंने शातिर माफियाओं को जेल भिजवाया है। तो ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं राजेश्वर सिंह, जिन्होंने सरोजनी नगर में चुनाव प्रचार डोर टू डोर करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सरोजनी नगर से प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह। 12 वर्ष की नौकरी छोड़ के जन सेवा में आया हूँ। बड़ी इच्छाएं लेके आया हूँ, बड़े संकल्प लेके आया हूँ। माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए मुझे कार्य करना है। और मुझे हर युवा के चेहरे पे, हर माता के चेहरे पे, हर बेटी के चेहरे पे खुशी देखनी है। ये मेरा संकल्प है। अब एक संकल्प लेके आया हूँ विकास का, एक इच्छा लेके आया हूँ विकास की। एक प्रयास है मेरा कि सरोजनी नगर क्षेत्र को मुझे प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का नंबर 1 सबसे विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाना है। माताओं का, बहनों का, भाइयों का, और स्टेज पे, मंच पे हमारे सारे वरिष्ठ, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे आदरणीय सब लोगों को नमन करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। सभी छू के धरती को प्रणाम करता हूँ।
वहीं यूपी विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान कल होगा और ऐसे में रामपुर विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के साथ ईवीएम को ले जाया गया है। पोलिंग सेंटर है, उनको सभी को 25 जोन और 154 सेक्टर में बांटा गया। सभी 154 सेक्टर पे 154 गाड़ियां चलेंगी, जिसमें कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरे जनपद में 40 के करीब QRT तैनात रहेंगी, जो कि अलग अलग जगह पर अपना ड्यूटी करेंगी। इसके अतिरिक्त 41 हमारी PRV की जो गाड़ियाँ वो भी इसी काम के लिए तैयार रहेंगी। और हमारा 72 कंपनी पैरामिलिट्री की फोर्स, 2 कंपनी PSC, टोटल 74 कंपनी हमारी जो है आर्म्ड पुलिस जनपद में आ चुकी है, अलग अलग सेंटर्स पर लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी कर रही है। इसके अलावा हमारा गैर जनपद से सिविल पुलिस और होमगार्ड दोनों मिला के लगभग 7,500 के करीब ये जवान हमारे यहाँ आए हैं और 2500 के करीब हमारे जवान अपने जनपद के लगे। तो इस तरह टोटल मिलाकर लगभग 19,000 की हमारी फोर्स जो है वो तैनात रहेगी। जितने भी मतदाता सभी लोगों से अपील है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके मतदान केंद्र के आसपास भी ना जाए, अन्यथा आपको जो है मतदान से वंचित कर दिया जाएगा तब तक के लिए जब तक आपके पास वो यंत्र होगा। जो पोलिंग एजेंट बने उनके लिए मेरे सख्त निर्देश हैं कि अपना आप लोग जो है एक निर्धारित स्थान पर बैठेंगे, किसी भी प्रकार का शांति व्यवस्था में खलल उत्पन्न नहीं करेंगे, किसी प्रकार का फ़ोन, कोई शस्त्र पोलिंग केंद्र पर कुछ भी अनुमन्य नहीं है और किसी भी जो एजेंट है उसको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में कल 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा और वहीं उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर मतदान होगा। यूपी के जिन 55 सीटों पर कल चुनाव हो रहे हैं उसमें योगी सरकार के 3 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। दूसरे चरण में 10 हॉट सीटें हैं जिस पर बड़े बड़े सियासी धुरंधर मैदान में हैं। उधर रामपुर की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है, जहां पिता पुत्र की जोड़ी मैदान में है। उत्तराखंड में जहां कल चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त मुकाबला है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी मुकाबले को तिकोना बना रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी का सियासी रण तमाम संभावनाओं और कयासबाजी के बीच चुनावी पंडितों के लिए तिलिस्म बना हुआ है। पहले चुनाव के रण में कोई भी सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। कोई बीजेपी को 58 में से 40 तो कोई इतनी ही सीट सपा RLD गठबंधन को दे रहा है। बहरहाल ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि जनता ने किस दल को 5 साल के लिए अपनी तकदीर को संवारने का जिम्मा सौंपा है। वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में महज चंद घंटे ही बचे हैं। 9 जिलों की 55 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। जाहिर है इन सीटों पर लड़ाई काफी कड़ी होने वाली है। दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर मतदान होना है उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। दूसरी चरण के जिले 55 सीटों पर मतदान: सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर। मुस्लिम और दलित बाहुल्य इन क्षेत्रों में बीजेपी ने 2017 में 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 15 सीटों पर सपा और 2 पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने जिन 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी उनमें से 10 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। दूसरे चरण के मैदान में बीजेपी के 3 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। दांव पर 3 मंत्रियों की साख: सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री शाहजहांपुर, गुलाब देवी राज्य मंत्री चंदौसी, बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री बिलासपुर। इस चरण में योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना और गुलाब देवी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रामपुर से आजम खां और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। इस चरण में बीजेपी छोड़ सपा में जाने वाले धन सिंह सैनी पर भी जीत सुनिश्चित करने का भी काफी दबाव है। वहीं सपा के महबूब अली जैसे कद्दावर नेता कई समीकरणों के तहत विरोधियों को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण की हॉट सीटें: नकुल, शाहजहांपुर, रामपुर, स्वार, आंवला, बिलासपुर, चंदौसी, कुंदरकी, तिलहर, अमरोहा। यूपी के दूसरे चरण की लड़ाई में पिछली बार बीजेपी अव्वल रही थी। 55 में से बीजेपी को 38 सीटें मिली थी, जबकि सपा के खाते में 15 सीटें आई थीं। और उन्हीं नतीजों को दोहराने के लिए बीजेपी एक बार फिर मैदान में है। उधर रामपुर में सपा के लिए अपना किला बचाने की जंग होगी। बहरहाल इतना तो तय है कि पहले चरण की तरह दूसरा चरण भी कुल टैली के लिहाज से अहम रोल प्ले करेगा। यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली मंडल के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण है।
कई नामचीन चेहरे इस बार मैदान में हैं। कई ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने अपना पाला बदल लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी भी इसमें शामिल हैं, जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर नकुट सीट से इमरान मसूद को हराकर सदन में पहुंचे थे और इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हैं। वहीं हम शाहजहांपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का भी नाम है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व सिंचाई मंत्री रहे धर्मपाल सिंह की भी साख इस बार दांव में लगी है। उसके अलावा अगर हम रामपुर की बात करें तो वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम मैदान में हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कल सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आइए वहां के चुनाव की तैयारियों और समीकरणों को समझते हैं। पहाड़ का रण, क्या है समीकरण? सभी 70 सीटों पर मतदान। चुनाव मैदान में 632 प्रत्याशी, 155 प्रत्याशी निर्दलीय, 8,624 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान के लिए 11,647 बूथ, 165 मॉडल बूथ बने। 100 या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 1,556। प्रमुख मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच। युवा नेतृत्व बनाम अनुभवी बुजुर्ग नेतृत्व के बीच चुनावी जंग। खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में। लालकुआं से चुनावी मैदान में पूर्व सीएम हरीश रावत। गंगोत्री से आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल। हरिद्वार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। 2017 में बीजेपी को 70 में से 56 सीटों पर जीत मिली थी। मत प्रतिशत 46.5 रहा। वहीं 2017 में कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी और मत प्रतिशत 33.5 रहा। उत्तराखंड में चुनाव जाहिर है युवा नेतृत्व बनाम अनुभवी बुजुर्ग नेतृत्व के बीच होता नजर आ रहा है। बीजेपी जहां डबल इंजन सरकार और विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के म्यूजिकल चेयर की तरह सीएम की कुर्सी बदलने पर निशाना साध रही है। चुनाव को तिकोने संघर्ष में बदल रही है आम आदमी पार्टी। बहरहाल ये तो आने वाले मतदान के बाद ही, जब 10 मार्च को मतपेटी खुलेगी तभी पता चलेगा जनता ने किसके पक्ष में अपनी राय जाहिर की है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाला संग्राम में अब महज कुछ ही वक्त बाकी है। यहाँ पर कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला उत्तराखंड की आवाम करने जा रही है। उत्तराखंड में जहां वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं कुमायूं की लालकुआं से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव मैदान में दो हाथ कर रहे हैं। अब जीत की बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त जंग है। लेकिन इस बीच में आम आदमी पार्टी भी निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। ऐसे में 70 विधानसभा के होने वाले इस मतदान में किसके हाथ जीत लगेगी इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन फिलहाल जो संघर्ष है वो अपने सबाब पर है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, नैनीताल। मेरठ में 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवकों के शव बरामद किए गए। एक युवक का शव रोहटा इलाके के जैनपुर गांव के जंगल में मिला, जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। युवक के चेहरे पर चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं दूसरी घटना जैनपुर गांव में हुई, जहां युवक का शव गेहूं के खेत में पड़ा मिला। युवक के गले में रस्सी मिली थी। पुलिस का मानना है कि दूसरे युवक की हत्या गला घोंटकर की गई। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। दोनों युवकों के शव मिलने की सूचना पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी, एसपी देहात केशव कुमार मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस के अलावा फोरेंसिक टीम भी जांच करने में पहुंची है और इस मामले में एसएसपी का कहना है कि जांच की जा रही है। जल्द ही इस मामले में खुलासा किया जाएगा। वहीं कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार मकान में जा घुसी और इस हादसे में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। ड्राइवर और कार में सवार महिला शराब के नशे में धुत थे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बिठू थाना इलाके के धनौपुरवा गांव का ये पूरा मामला फिलहाल बताया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि कानपुर में तेज रफ्तार का कहर ये देखने को मिला है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।